हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधाकर राज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिन्हा केमिस्ट्री बिहार शरीफ। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी कुछ बात कर चुके थे और आज हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है और उसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, हिंदी में इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक यौगिक। अब बात करते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दो और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना, तो वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता रहता हूं, तो वो क्वेश्चन सोल्व करके ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको आप सेंड कर देना, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हो ना, तो आप सोल्व करके जरूर दे देना और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलो तो मैं बात करता हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आखिरकार होता क्या है, किसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहेंगे। देखिए बड़ा ही सिंपल सा बात है, आपने तो नाम सुना होगा मेटल का। मेटल कहने का मतलब धातु का। और आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक का। तो देखिए, जब मेटल किसके साथ मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, यानी कि कार्बनिक यौगिक के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोले ना, बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप केयर करोगे आपको टोटल का टोटल पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। क्या बोले कि बोलो, जब मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, चलो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अब ये मजाक मत कर देना कि कंपाउंड क्या होता है। जानते हो ना कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट यानी कि तत्व एक दूसरे के साथ मिलता है, तो वहां से जिसका फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड कहने का मतलब यौगिक। तो मैं बात कर लेता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। बस थोड़ा सा याद रखना ना कि जिस कंपाउंड में कार्बन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन के साथ। जिस कंपाउंड में कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। तो जब मेटल को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाओगे, तो वहां से फॉर्मेशन होगा किसका, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहां मेटल के फॉर्म में Zn। Zn बोले तो जिंक है। और देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास CH3Cl। Zn को क्या बोलोगे, जिंक। CH3 का नाम क्या होता है, मेथाइल। और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो देखिए जब जिंक को इसके साथ कंबाइन कराओगे, किसके साथ, CH3Cl के साथ। CH3Cl बोले तो क्या, मेथाइल क्लोराइड। कुछ करना नहीं आपको, जो मेटल है ना ये दोनों के बीच में उसको ऐड कर देना। तो बताओ पहले किसको लिखोगे, CH3 को, बीच में किसको लिखोगे, Zn को, और लास्ट में किसको, Cl को। बड़ा ही प्यारा सा नाम होगा। CH3 का नाम क्या, मिथाइल। Zn का जिंक और Cl का नाम क्लोराइड। देखिए तो ये जो कंपाउंड बना ना, एक किससे किससे मिलकर बना, एक मेटल से और दूसरा किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी कि ये जो मिथाइल जिंक क्लोराइड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्यों बोलूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चलो एक और एग्जांपल देख लेता हूं। नाम तो सुना ही होगा, Mg बोले तो मैग्नीशियम। इस बार मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं, चलो C2H5 और क्या, Br। अब कहोगे सर मैं तो जानता हूं ना कि C2H5 का नाम इथाइल होता है और Br का नाम ब्रोमाइड होता है। बोलो क्या करोगे। अब क्या बोला था हम कि ये देखिए C2H5 है और Br है, यहाँ पे क्या था CH3 और CH3 के साथ
शेयर। हमने बीच में किसको ऐड कर दिया था, मेटल को। मेटल के फॉर्म में कौन है, Mg, तो यहां से क्या हो जाएगा C2H5 Mg और क्या Br। इसका भी बड़ा प्यारा नाम होगा, आप लोग तो खुद से भी लिख सकते हो। C2H5 का नाम एथाइल, Mg बोले तो मैग्नीशियम और Br बोले तो ब्रोमाइड। क्लियर है ना। क्या बोले कि जब मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। चलो तो मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं। इट इज formed by the combination of metal and organic compound। हिंदी भी लिख ही देता हूं। इसका निर्माण धातु तथा कार्बनिक यौगिक के संयोग से होता है। देखिए बोले ना कि बिल्कुल ही आसान है। हमने देखिए पहले ही आपको फ्यू दे दिया था कि आखिरकार ये होगा क्या। तो हम सिंपल सा बात बोले थे ना कि जब मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, बोले तो कार्बनिक यौगिक के साथ। और हमने तो आपको ऑलरेडी बता रखा ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो इसके बारे में मैंने क्या बोला कि जिस कंपाउंड में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ कंबाइन करेगा ना, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक यौगिक का। क्लियर है ना। अब मैं आगे की बात करता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सिग्मा और पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स का। आपने ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा ना, सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का। चलो मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूं। देखो सिंगल बॉन्ड को हम लोग एक लाइन के द्वारा, एक सिंगल लाइन के द्वारा डिनोट किया करते हैं। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। एक कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट। ए सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, देखिए सिग्मा को हम लोग इस साइन के द्वारा डिनोट करते हैं और पाई को इससे। सिंगल बॉन्ड में छुच्छे बस एक सिग्मा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या बोले, यदि बात सिंगल बॉन्ड का होगा तो उसमें बस केवल एक सिग्मा होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही बात रहा डबल बॉन्ड का, तो ऊपर सिग्मा और नीचे पाई, बोले तो एक सिग्मा और एक पाई। अब जरा मैं बात कर लूं ट्रिपल बॉन्ड का। अब आपके अनुसार तो यही होगा कि सर एक सिग्मा, आप बोलोगे कि सर 2 सिग्मा और एक पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो बीच में सिग्मा होगा और ऊपर और नीचे पाई, बोले तो एक सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है ना। ये तो काफी बेसिक कंसेप्ट से आप लोग को, सब लोगों को पता होगा, और नहीं पता था तो अब तो पता हो गया ना। तो चलो मैं बात कर लूं सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का और किसका, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी कि सिग्मा अबंधित जटिल क्या होता है। तो देखिए पहले जब केवल सिग्मा के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि कंफर्म आप रहो कि उसका जो मतलब है ना वो कौन सा बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कंफर्म आप हो जाओ कि उसका जब भी मतलब रहेगा तो किससे, सिंगल बॉन्ड से। यानी कि एक बात कंफर्म हो गया कि सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे, तो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या बोले कि वैसा कॉम्प्लेक्स, वैसा जटिल जिसमें केवल कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, उसको मैं क्या बोल दूंगा, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, बोले तो सिग्मा अबंधित जटिल। चलिए इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा। देखिए तो मैं सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन लिख रखा हूं। हमने पहले बोल रखा है कि सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में केबल और केबल आपका कौन
होगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सिग्मा आबंधित जटिल। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? चलिए पहला एग्जांपल मेरे पास है। अब पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर इसमें आपका सिंगल बॉन्ड कहां पे है, तो चलो मैं बात कर लेता हूं CH3 का। देखो है ना CH3, देखो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मींस 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, किसी भी साइड 3 हाइड्रोजन को रख दो ना, एक बॉन्ड देखिए आपका खाली है, इनकम्प्लीट है, और बताइए सबका सब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है, सिग्मा, यानी कि ये किसके अंडर आएगा, तो सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इसका मैं स्ट्रक्चर बना लूं, देखिए 3 और 1 कितना है, 4 है, तो आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होगा, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। हमने बता रखा है ना, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल और 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। तो पहले मैं बात कर लेता हूं इसका, देखो बड़ा ही सिंपल सा बात है, Cr इस तरीके का होता है, और फिर क्या हो जाएगा, 3 साइड्स तो आपको NH3 रखने होंगे, आप कोई भी साइड्स रख सकते हो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, और उसके बाद एक क्या हो जाएगा CH3, और इसी CH3 में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। एक मैं देखिए क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, CO H2O का होल थ्राइस और C2H5, ये आपके लिए। देखिए यही सब जो क्वेश्चंस है ना वो आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बना के आप मुझे क्लियर कर दोगे। प्रत्येक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन दे रखूंगा, ताकि हमें ये लगे, देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का, यानी कि पाई आबंधित जटिल का। आप इसको नोट करोगे और इसको बना करके जितना क्वेश्चंस रहेगा ना सबको बना करके लास्ट में मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलो तो मैं आगे की बात करूं। देखिए तो अब मैं बात कर लेता हूं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का। ये क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, कहा जाता है कि जिस कॉम्प्लेक्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि पाई तो 2 ही में होता है ना, एक डबल में और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड में, तो जिस कंपाउंड में या जिस कॉम्प्लेक्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे, पाई आबंधित जटिल। देखो यहां से मैं बात कर लूं C2H3 का, 2 कार्बन है ना, चलिए क्लियर है। अब आप कहोगे सर बीच में एक बॉन्ड रख दो ना, चलिए मैंने आपका बात मान लिया, ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। आप इसके साथ तो जैसे जनरली होता क्या है ना, कि जैसे 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं दोनों को हम हाफ कर देते हैं, मतलब उसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन, फिर दोनों में से किसी एक ही को एक हाइड्रोजन दोगे ना, चलो एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। अब देखिए अभी भी जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड आपका इनकम्प्लीट होगा, एक तो इनकम्प्लीट हर हाल में होना ही होना है, और 2 इनकम्प्लीट है, इसका 2 है और इसका 1 है, तो हर हाल में क्या करेगा, यहां से देखिए दोनों यहां से आपस में मिलकर के यहां से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड का केस आ गया ना, तो ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, पाई बॉन्ड से। डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड मैं आपको करने के लिए दूंगा, डबल बॉन्ड कर रहा हूं ना मैं, ट्रिपल बॉन्ड मैं आपको दूंगा और एक डबल बॉन्ड का भी आपको दूंगा। चलिए तो डबल बॉन्ड हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर बना लो फिर से। देखिए 3 और 1 4, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल जो कि इस टाइप का आपका होता है। देख लो क्या क्या है, H2O 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स H2O लिख दो, और 1 टाइम्स क्या है, C2 और क्या H3। क्लियर हो गया ना। 2 क्वेश्चंस, एक डबल बॉन्ड का और एक ट्रिपल बॉन्ड का मैं आपको दे रहा हूं, आप कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। CO का होल 3 और C3H5, CO NH3 का होल 3 और C2H, ये दोनों को आप व्हाट्सएप कर देना मुझे सोल्व करके, और ये जरूर मुझे बताना कि कौन सा मतलब कि डबल बॉन्ड वाला है और कौन सा ट्रिपल बॉन्ड वाला है, मींस दोनों के स्ट्रक्चर को आप बगल में बना लोगे, ठीक है ना। तो मैं आगे की बात करता हूं आपसे। देखिए
तो मैं बात करता हूँ मेटल कार्बोनाइल का, बड़ा ही मजेदार चीज है और 1 नंबर आपका कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में। एक ऑब्जेक्टिव इससे कंफर्म है कि आना ही आना है। चलो तो मैं बात करता हूँ कि आखिरकार मेटल कार्बोनाइल होता क्या है, यानी कि धातु का कार्बोनाइल हम लोग किसे कहेंगे, इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, आपने नाम सुना होगा ना कार्बोनाइल का। कार्बोनाइल क्या होता है जी, CO। एक कोबाल्ट होता है वो भी CO होता है, देखिए वो इस तरीके का आपका होता है ना, CO। C कैपिटल होता है और O स्मॉल होता है, लेकिन कार्बोनाइल में C और O दोनों कैपिटल होता है। तो कहा जाता है कि जब कार्बोनाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देता है किसको, मेटल को, तो यहां से फॉर्मेशन होता है किसका, मेटल कार्बोनाइल का। बोले ना बड़ा ही मजेदार चीज है, क्या बोले कि जब कार्बोनाइल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा जी, तो मेटल को, तो वहां से फॉर्मेशन होगा किसका, तो मेटल कार्बोनाइल का, यानी कि धातु के कार्बोनाइल का। एक बड़ा ही मजेदार बात, और इसी से आपका क्वेश्चंस आने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहा जाता है कि इन मेटल कार्बोनाइल, यानी कि मेटल के कार्बोनाइल में, धातु के कार्बोनाइल में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी कि धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, वो हमेशा कितना होगा, 0। एक बार मैं फिर से बात कर लूं, किसमें, मेटल कार्बोनाइल में, क्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था किसका, तो मेटल बोले तो धातु का, कितना होता है, 0। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं। NiCO4 काफी फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। देखो मेटल कार्बोनाइल, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि कोई आपसे गलती से पूछ दिया तो आप तो बताने में देर करोगे नहीं, फटाक से बोल दोगे सर क्या होगा, 0। क्योंकि आपको पता है ना कि हमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, X। चलो तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बी X। हमने क्या माना, निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मान लिया, X। अब बात रहा CO का, CO कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। चलो तो 4 इंटू CO न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं कॉम्प्लेक्स पे, तो इक्वल्स क्या, 0। और 4 इंटू 0 तो पूरा का पूरा 0, यानी कि X इक्वल्स क्या, 0। क्लियर है ना। चलो और भी मैं बात कर लू, Fe CO का होल 5, कोई गलती से पूछ दे कि बाबू Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आप तुरंत बोल दो कि सर क्या होगा, तो 0 होगा। और यदि मैं बात कर लू Cr CO का होल 5, कोई बोल दे कि Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ये भी मेटल कार्बोनाइल है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। क्लियर है ना। अब मैं आगे की बात कर लू, और ये लास्ट टॉपिक रहा इस चैप्टर का और आज का। देखिए तो अब मैं बात कर लूं कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका यूज क्या है। तो देखिए एक काफी खतरनाक रोग है कैंसर, आपने नाम तो सुना ही होगा, हिंदी में इसको शायद कर्क रोग बोला जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज किया जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोला करते हैं, सिस्प्लेटिन। देखिए सिस बताया था ना, आइसोमर्स में 2 टाइप का, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो सिस्प्लेटिन, प्लेटिन यही कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम प्लेटिन होता है। तो प्लेटिन का सिस फॉर्म का प्रयोग किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट एक है मेरे पास बाबू EDTA, मैं आपको बताया था ना, बोलो EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट। क्या बोला, इथाइलिन डाइअमीन और क्या, टेट्रा एसीटेट। इसका यूज क्या क्या है, तो EDTA का पहला यूज है कि ये वाटर के हार्डनेस को, यानी कि जल के कठोरता को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, EDTA का। या फिर हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में लेड के द्वारा, यानी कि सीसा के द्वारा जो पॉइजन प्रोड्यूस होता है ना, जो जहर उत्पन्न होता है या जो विष उत्पन्न होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, EDTA का। EDTA बोले तो क्या बोलना, क्या, इथाइलिन डाइअमीन और क्या, टेट्राएसीटेट। इसका 2 यूज बताया, पहला क्या बोला
कि वाटर के हार्डनेस को यानी कि जल की कठोरता को मापने के लिए, और दूसरा लेड के द्वारा जितना भी या जो भी पॉइजन प्रोड्यूस होता है तो उसको हटाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, तो EDTA। और सिस्प्लैटिन का प्रयोग किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो कैंसर के लिए। देखिए कहता है विटामिन B12 जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कोबाल्ट का, किसका, कोबाल्ट का। याद रखिएगा विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोबाल्ट का। और इसका यूज एनीमिया एक डिजीज होता है, एनीमिया एक रोग होता है, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, विटामिन B12 का। आपको मैं एक बात और बता दूं, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में। ए जो होता है किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, Mg बोले तो मैग्नीशियम का। और मैं आपको बता दूं पते की बात, हेमोग्लोबिन जिसके कारण हमारा ब्लड लाल लाल रेड रेड होता है ना, वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है वो किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, Fe का। Fe बोले तो आयरन का। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जल्दी से आप आ जाओ। क्या बोले, सिस्प्लैटिन का यूज किसके ट्रीटमेंट के लिए, बोल, कैंसर का। EDTA पहला काम क्या करेगा, वाटर के हार्डनेस को, यानी कि इससे पता चलेगा कि वाटर कितना हार्ड है, यानी कि वो किस टाइप का है, यानी कि उसका कठोरता को मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा, EDTA का। दूसरा क्या बोले कि हमारे बॉडी में यदि किसी तरीके से लेड चला जाए, सीसा चला जाए, तो उसके द्वारा जो पॉइजन यानी कि जो जहर उत्पन्न होता है उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करेंगे, EDTA का। और लास्ट में क्या बोला, विटामिन B12 जो कि किसका कंपाउंड है, कोबाल्ट का। और इसका यूज एनीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और क्या बोले, क्लोरोफिल किसका कंपाउंड है, मैग्नीशियम का। और हेमोग्लोबिन किसका, आयरन का। ये बात आपको याद रखने के लिए, ठीक है। एक और टॉपिक की मैं बात करता हूं। देखिए ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, यहां पे ध्यान दोगे। क्या है बाबू, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, व्यंजन। किसका, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, यानी कि अस्थिरता नियतांक, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। और किसके लिए, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जटिल यौगिक के लिए। देखिए जो मैक्सिमम सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ही होता है ML6, यानी कि कोई एक मेटल है जिसमें कितना लिगेंड्स है, 6 से ज्यादा लिगेंड्स तो नहीं आते ना। अब देख लीजिए मैं इसी का फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं, और 6 के लिए मैं बताऊंगा, और 4 के लिए आपको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके एकदम एक्सप्लेन करके आपको भेजना होगा मेरे पास। चलिए तो मैं यहां से बात कर लेता हूं। ये ML6 का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए एम जहां पे क्या है जी, सेंट्रल मेटल, और एल क्या है, लिगेंड्स। एल क्या है, लिगेंड्स। देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन को यानी कि सांद्रण को लिखने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। सॉल्यूशन में जब आपने मोलरिटी पढ़ रहा होगा ना, तो वहां पे आपका कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगा। और देखिए मोल पर लीटर को हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, या फिर इसी को क्या बोलोगे, मोल लीटर इनवर्स। चलिए देखिए होता क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स के साथ कंबाइन करेगा। देखिए ये डबल साइडेड एरो है, बोले तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को फिर से वापस किस में, रिएक्टेंट में। डबल साइडेड में ही होता है। तो एम जब एल के साथ कंबाइन करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका, एमएल का। चलिए तो यहां से कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट β1 है। क्या है, β1। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट हम निकालेंगे ना, वो कंसंट्रेशन के हेल्प से, और पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, उसके बाद किसका, रिएक्टेंट का। यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ml बाई कंसंट्रेशन ऑफ m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ l। क्लियर है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास ml आ गया। ये जो हमारा ml है ये फिर से कंबाइन करेगा L के साथ। तो बोलिए यहां से फॉर्मेशन होगा किसका,
Ml2 का, इस बार बीटा को स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा जी, बीटा 2। तो यहां से देखो पहले प्रोडक्ट क्या लिखोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। ये सेकेंड स्टेप। सेम थर्ड स्टेप में क्या होगा, Ml2 कंबाइन करेगा इस बार L के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका हीरो, Ml3 का। यदि मैं बात कर लूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो बीटा 3 होगा। एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 बाई नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। मैं बात कर लूं फोर्थ स्टेप का, चलो इधर लिख देता हूं। लास्ट में फॉर्मेशन किसका, Ml3 का हुआ था ना, इस बार क्या होगा तो Ml3 कंबाइन करेगा L के साथ। तो बताइए किसका फॉर्मेशन होगा जी, Ml4 का, और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो बीटा 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे, ऊपर में किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। और मैं आगे की बात कर लूं, टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होगा ना। इस बार Ml4 कंबाइन करेगा फिर से L के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होगा Ml5 का, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 5, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml5 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। सेम Ml5 प्लस L, फॉर्मेशन होगा Ml6 का, और यहां से स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 6, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml6 और बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml5 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। देखिए ये अलग अलग, मतलब हमने एक अलग अलग स्टेप में करके इसका फॉर्मेशन किया ना, और ओवरऑल लिखना होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। तो सो बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 इंटू बीटा 4 इंटू बीटा 5 इंटू बीटा 6। ऑल एक्सप्रेशन की बात करूं तो मेरे पास बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 इंटू बीटा 4 इंटू बीटा 5 इंटू बीटा 6। सबका वैल्यू रख दो। बीटा 1 देखो यहां से क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। बीटा 2 का रखो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। बीटा 3 का रखो तो Ml3 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। बीटा 4 का रखो Ml4 बाई Ml3 इनटू क्या L, यही होगा ना। बीटा 5 का रखो Ml5 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 इंटू L। 6 का रखो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml6 बाई Ml5 और इंटू L। अब देख लो बड़ा ही मजेदार बात होने वाला है। देखिए Ml से Ml कैंसिल, Ml2 से Ml2, Ml3 से Ml3, Ml4 से Ml4, Ml5 से Ml5। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। चलिए तो यहां से मैं ओवरऑल बात कर लूं बीटा का, तो ऊपर में केवल क्या बचा, Ml6, नीचे क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ M सिंगल टाइम से। अब देखिए L का कंसंट्रेशन 6 टाइम होगा, L इंटू L तो L स्क्वायर इंटू L, L स्क्वायर इंटू L तो L क्यूब, और इंटू L तो L टू द पावर 4 इंटू L तो L टू द पावर 5 और इंटू L तो L टू द पावर 6। 6 टाइम मल्टीप्लाई है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ L टू द पावर 6। यही फाइनल हमारे पास आता है। यानी कि देखिए मैं यहां से थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूं, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ना, लेकिन आप लोग क्या करोगे ना, जो हमें भेजोगे तो वो लॉन्ग में ही भेजोगे। मैं 4 के लिए आपको दूंगा, 4 का आप लॉन्ग में करके भेजोगे, और बाकी जो भी क्वेश्चंस दूंगा ना तो उसको आप शॉर्ट में बना देना, वहां से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए तो मैं इसके लिए शॉर्टकट कुछ कर देता हूं। चलिए मेरे पास था क्या बाबू,
ML6 था ना, देखो ये बनता कैसे, तो या फिर देखिए इसके लिए हमें डायरेक्टली बात करना है कि इसका बीटा कांस्टेंट का ना, तो बनता कैसे वो तो हमने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। तो बीटा की बात करें तो क्या करना है, जो है उसको आप ऊपर में लिख दो, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML6, नीचे में क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। देखिए जितना टाइम से रहेगा ना उसका बस स्क्वायर कर, मतलब जितना टाइम से रहेगा ना पावर उतना लिख देना, L जितना टाइम से रहेगा L का पावर उतना लिख देना, तो L 6 टाइम है तो L का पावर क्या हो जाएगा 6, यही आया था ना। यदि आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको तो तोड़ के बता दिया, आप वहां से कर लो, लेकिन 4 के लिए जो मुझे व्हाट्सएप करोगे ना वो आप क्या करोगे, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके हमको भेजना पड़ेगा। चलिए तो मैं क्वेश्चन की बात कर लूं, देखिए इस बार मैं बात करता हूं क्या है, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से M और प्लस क्या 6L, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका ML6 का, तो पहले इसका हमने लिख दिया और फिर बाद में M का हो गया और फिर L 6 टाइम्स था तो L का पावर क्या हो गया 6। देखिए मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इस पर मैं ले लेता हूं Cu प्लस 4 टाइम्स NH3, तो क्या होगा Cu NH3 का होल 4, यही होगा ना। मैं लिख देता हूं कि इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है सबके लिए 0.2 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर और इसका ले लेता हूं 2 मोल पर लीटर। चलिए बात मैं करूं यदि स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, तो सिंस आप बता दो कैसे लिखोगे, पहले इसका प्रोडक्ट का, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu NH3 का होल 4 और बाई क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। अब NH3 का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो पावर कितना हो जाएगा 4। चलिए Cu NH3 का होल 4 का वैल्यू कितना बाबू 2, और फिर इधर देख लो Cu के लिए कितना 0.2 और NH3 के लिए कितना 0.1 और 0.1 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 0.1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो वो तो 0.1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाई और 0.2 इंटू 0.1 यहां से हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा बाबू मोल पर लीटर। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे दूं, आप कर लोगे। चलिए देखिए तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, फर्स्ट M प्लस 4L, जैसा कि मैंने आपको बोला था ML4, आप इसके लिए पहले कंप्लीट करोगे हो जाएगा ना, और मैं आपको दे दूं एक्सप्रेशन बस निकालना है Ni प्लस 4Co, यहां से क्या हो जाएगा NiCO का होल, कर लोगे कंप्लीट। चलिए और मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, लेकिन इसके लिए पहले इरेज करना पड़ेगा। देखिए तो इसके ऑलरेडी पहले हमने 2 क्वेश्चंस एक्सप्रेशन निकालना है उसका, और इसमें एक्सप्रेशन लिख करके फिर इसके लिए बीटा क्या वैल्यू निकालना है कि बीटा का वैल्यू आखिरकार आएगा क्या। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, देखिए इस बार Cr 4NH3 और 2Cl, क्या है Cr है ना, तो Cr NH3 का होल 4 Cl, सबके लिए वैल्यू दे देता हूं C का, C बोले तो एक कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस बार मैं दे देता हूं 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, 0.3 मोल पर लीटर और यहाँ पे दे देता हूं 4 मोल पर लीटर, हो जाएगा ना। सभी के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल लोगे, और देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट हो चुका है, और बहुत जल्दी इसका असाइनमेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जैसा आज का वीडियो आपने देखा फेस टू फेस ही टोटल लेक्चर आपका अपलोड होगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात जो मैं बोला भूलना मत कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जितना भी क्वेश्चंस प्रत्येक वीडियो में आएंगे उसका सॉल्यूशन आप मुझे भेजते रहना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।